फ्रेंड्स, मैं राम बाबू यादव आप लोग का स्वागत करता हूं जी के प्लान पर। तो आइए देखते हैं हम लोग आज राज्यसभा के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसको बनाएंगे और महत्वपूर्ण होगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से उसको हम लोग समझेंगे और जितना भी क्वेश्चन होगा उसको बोर्ड पर एक अपने तरीके से क्वेश्चन को बना करके बताया जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि राज्यसभा को कितने नामों से जाना जाता है। राज्यसभा को कितने नामों से जाना जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि राज्यसभा के और किस नाम से जाना जाता है, तो उसका जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो राज्यसभा को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं, राज्यसभा को विशेषज्ञ सदन के नाम से जानते हैं, राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन के नाम से जानते हैं और राज्यसभा को अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा को किस किस नामों से जानते हैं। पहला उच्च सदन, उच्च सदन, उसके बाद अस्थायी सदन, फिर विशेषज्ञ सदन, विशेषज्ञ सदन, फिर उसके बाद बुजुर्गों का सदन। अब देखते हैं दोस्तों, यहीं से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछेगा कि राज्यसभा का और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में आपका उच्च सदन रहेगा तो उच्च सदन पर टिक लगाना है। उसके बाद अस्थायी सदन रहेगा तो अस्थायी सदन पर लगाएंगे, या विशेषज्ञ सदन रहेगा तो विशेषज्ञ सदन पर लगाएंगे, या बुजुर्गों का सदन रहेगा तो बुजुर्गों का सदन पर लगाएंगे। इसे विशेषज्ञ सदन इसलिए कहा जाता है कि जो भी अपने विषय वस्तु में, जैसे कला के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में या खेलकूद के क्षेत्र में जो लोग विशेष ज्ञान रखते हैं, उन लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग देखते हैं दोस्तों राज्यसभा की संरचना। तो राज्यसभा की संरचना देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग सांसद को रिकॉल कर लेते हैं। संसद को रिकॉल कर लेते हैं। लोकसभा चैप्टर में भी मैं संसद के बारे में कुछ बताया हूं, जिसमें संसद की ये व्याख्या किया गया। एक यहाँ पर देखते हैं, संसद जो होता है ये केंद्र स्तर का निकाय होता है। और संसद के जो होते हैं 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गया, लेकिन संसद का वर्णन अनुच्छेद किस अनुच्छेद में मिलता है? तो संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में मिलता है। और वहीं लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। वहीं राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। और वहीं राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 से 62 तक किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए। तो न्यूनतम उम्र की जब बात करें तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में याद रखना है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। जब वहीं पूछेगा कि अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए, तो नो लिमिट, अधिकतम उम्र सीमा की कोई तय नहीं की गई है।
अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिससे हम लोग राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ इनके क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर योग्यताएं, योग्यताएं योग्यताएं को अर्हताएं भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसे क्वालिफिकेशन बोलेंगे। पहला तो ये शर्त है लागू होता है कि वह व्यक्ति जो भारत के नागरिक है वह संसद में राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो, नागरिक हो। दूसरा शर्त यह है कि जिसका 30 वर्ष उम्र पूरा हो जाता है, 30 वर्ष के वो हो जाते हैं तो राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो इसमें न्यूनतम 30 वर्ष आयु होना चाहिए। उसके बाद तीसरा शर्त लागू होता है, वह पागल और दिवालिया न हो। वह पागल और दिवालिया न हो। और चौथा शर्त ये लागू होता है कि वह किसी लाभ पद पर न हो, किसी लाभ पद पर न हो। लाभ पद कहने का मतलब होता है वह गवर्नमेंट सर्विस नहीं करता हो, अर्थात मुख्यमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद, संसद का पद, विधायक का पद, मुखिया का पद, सरपंच का पद इत्यादि, ये सभी लाभ के पद नहीं गिने जाते हैं। तो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए। यदि गवर्नमेंट सर्विस में है तो गवर्नमेंट सर्विस को त्यागना पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं राज्यसभा के कार्यकाल, इनके क्या कार्यकाल होना चाहिए। तो कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना का होता है? 6 वर्ष का। और 6 वर्ष का तो होता है, लेकिन इसमें एक शर्त रहता है, प्रत्येक या प्रति बोल सकते हैं, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण प्राप्त कर लेते हैं। प्रति वर्ष में 1/3 सदस्य क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, ये कैसे करते हैं। सपोज डेट 66 सदस्य राज्यसभा में किसी राज्य में है, तो 2004 में, 2006 में, 2008 में, 2010 में और 2012 में देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि ये कैसे रिटायरमेंट होते हैं और उस सीट को फुलफिल करते हैं। तो जैसे 22 सदस्य 2004 में ग्रहण कर लिए, और यहीं 22 सदस्य 2006 में राज्यसभा के सदस्य की सदस्यता ग्रहण कर लिए, वहीं 2008 में 22 कर लिए सदस्य की सदस्यता ग्रहण। तो 22 + 22
प्लस 22 ऐड करेंगे तो तीनों मिला करके कुल 66 हो जा रहा है। फिर जब यही 2004 के जो राज्यसभा के सदस्य हैं रिटायरमेंट हो जाएंगे तो यहाँ कहाँ जाएंगे, 2010 में आ जाएंगे। तो ये 2010 में आ जाएंगे। फिर यही 2006 के जो सदस्य होंगे रिटायरमेंट होंगे तो कहाँ जाएंगे, 2012 में आएंगे। तो इसी प्रकार से फिर इसको भी ऐड करके देखेंगे तो 22 प्लस 22 तीनों मिलकर के 66 हो जा रहा है। तो ये इसी प्रकार से निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है और राज्यसभा की सीटें फुलफिल हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं सीट राज्यसभा में अधिकतम कितना सीट होना चाहिए और किस राज्य में कितना सीट है और सीटों की बंटवारा किस आधार पर की गई है। आते हैं देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं सीट। अधिकतम सीट राज्यसभा में 250 गो हो सकता है। भारतीय संविधान में राज्यसभा में 250 गो सीटों का वर्णन किया गया है जो अधिकतम हो सकता है। कितना, 250 अधिकतम हो सकता है। अधिकतम 250 हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, अधिकतम तो 250 हो सकता है, लेकिन इसे कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो 250 को दो भागों में बांट दिया गया है। एक जगह कर दिया गया है 238 और दूसरे जगह कर दिया गया है 12। यानी 12 सदस्य वो सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, यानी राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्यों मनोनीत करते हैं, वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष भूमिका अदा करने के कारण राष्ट्रपति इन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं। तो इसको ट्रिक से थोड़ा सा हम लोग याद करेंगे, कैसे ये याद रहेगा कि 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो एक इंग्लिश वर्ड हम लोग यूज करेंगे क्लास से। क्लास में सी को डिलीट कर देना है और बच गया एल ए डबल एस। एल फॉर होता है लिटरेचर, एल फॉर लिटरेचर, और ए फॉर हो गया आर्ट, और एस फॉर हो गया साइंस, और एस फॉर हो गया सोशल सर्विस। सोशल सर्विस। अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं लिटरेचर का मतलब हो गया साहित्य। क्या हो गया, साहित्य। आर्ट का मतलब हो गया कला। साइंस का मतलब हो गया विज्ञान। और वहीं सोशल सर्विस का मतलब हो गया सामाजिक सेवा या समाज सेवा, इसको बोल सकते हैं समाज सेवा। तो जो लोग समाज सेवा करते हैं उनको भी राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं। समाज सेवा। तो देखते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या खेल कूद से जो लोग रहते हैं उन लोगों को राज्यसभा की सदस्यता बनने के लिए राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि खेल कूद का जितना भी फील्ड होता है वो 8 सब्जेक्ट में आ जाता है। किसमें आता है, 8 में। इसीलिए सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के सदस्य 8 के ही क्षेत्र में जो खेल कूद से थे, कौन, सचिन तेंदुलकर। तो ये खेल से थे, तो ये 8 विषय में आ जाते हैं। और दोस्तों यहां देखते हैं 238 सदस्य। ये बताया गया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलाकर के राज्यसभा में अधिकतम 238 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अभी ये क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कुल मिला के कितना आना चाहिए,
238, लेकिन आते कितने हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, ये देखना है। तो अभी दोनों मिला करके, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिला करके 33 आते हैं, 233, सॉरी कितने आते हैं, 233, यानी 238 के व्याख्या किया गया है, लेकिन आते हैं 233। अब 233 को भी दो जगह डिवाइड कर दिया गया है। ये वर्तमान में आते हैं राज्यसभा में, वर्तमान में आते हैं केंद्र और सॉरी केंद्र शासित और राज्य से। अभी कितने आते हैं, 233। अब इसको भी दो जगह डिवाइड कर दिया गया है, एक जगह 4 और दूसरे जगह 229। जो 229 आते हैं वर्तमान में, वो राज्य से आते हैं। कहाँ से आते हैं, राज्य से आते हैं। और जो 4 आते हैं, ये आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। कहां से, केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश से कहां से, दिल्ली से आते हैं 3, दिल्ली से 3, और वहीं पांडिचेरी से आते हैं 1। यानी केंद्र शासित प्रदेशों की अभी संख्या देखा जाए तो 9 है, पहले 7 हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में कश्मीर में 370 धारा हटने के कारण अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है और राज्य की संख्या 28 हो गई है। तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों की व्याख्या नहीं है, या वहां पर नहीं मिलता है देखने को, लेकिन 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर राज्यसभा के सीट भी है। राज्यसभा की सीट इसलिए है ताकि वहां दोनों जगह विधानसभा है। अब आते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं इनका अभी वर्तमान में राज्यसभा में कितना टोटल मिलाकर के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो निर्वाचित के लिए थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। यहाँ 233 प्लस 4 और प्लस यही 12, यानी जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो 12, और केंद्र शासित प्रदेश से जो आते हैं 4, और जो राज्य से आते हैं, राज्य से कितने आते हैं, 229। तीनों को जोड़ दिया जाए, यदि तीनों को जोड़ दिया कि राज्य से आते हैं कितना, राज्य से 229, केंद्र शासित राज्य से आते हैं 4, और वही मनोनीत होते हैं, मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति करते हैं, ये तीनों को मिला दिया जाए तो कुल हो जाएंगे 245। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो कुल कितने किए जाते हैं वर्तमान में कुल कितने किए जाते हैं, 245। तो यहाँ कंफ्यूजन में नहीं होना है, क्योंकि 245 आते हैं कुल। जब राज्य की बात करेगा तो 229, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो 4, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की जब बात करेगा तो 12। अब आते हैं दोस्तों, चुनाव का तरीका देखते हैं कि चुनाव का तरीका क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि चुनाव जो होता है 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका होता है प्रत्यक्ष, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कहने का मतलब हो गया कि वैसा चुनाव जो जनता सीधे सीधे अपने उम्मीदवार को चुनती है। तो यहां देखते हैं, थोड़ा फिगर के माध्यम से देखते हैं हम लोग। प्रत्यक्ष चुनाव देखते हैं, चुनाव राज्यसभा, पहले चुनाव देखते हैं फिर राज्यसभा के चुनाव देखेंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष देखते हैं प्रत्यक्ष में कौन कौन आते हैं। वैसा चुनाव जो जनता सीधे अपने उम्मीदवार को चुनते हैं,
तो इसमें कौन कौन सा होता है? विधानसभा यानी विधायक को डायरेक्ट चुना जाता है जनता द्वारा। उसके बाद लोकसभा, लोकसभा, उसके बाद पंचायती, पंचायती राज का जो चुनाव होता है वो यानी पंचायत, पंचायत चुनाव। उसके बाद नगर पालिका, नगर पालिका का चुनाव इत्यादि। जो भी ये सभी चुनाव होता है यानी विधायक का होगा, संसद का होगा, मुखिया का होगा, सरपंच का होगा, नगर पालिका का होगा, नगर निगम का होगा, ये सभी प्रत्यक्ष माध्यम से चुनाव किया जाता है। लेकिन नहीं, अप्रत्यक्ष माध्यम जो हो गया, ये जनता उम्मीदवार को चुनते हैं और उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को जब चुनते हैं तब उसे अप्रत्यक्ष माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया कही जाती है। जैसे फिगर के माध्यम से देखते हैं। जैसे हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं, ये 3 व्यक्ति हैं। सपोर्ट दैट ये जानता है, ये क्या है? जानता है, और जनता द्वारा चुना गया ये उम्मीदवार है। उम्मीदवार है, और ये उम्मीदवार द्वारा चुने गए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? राज्यसभा के सदस्य। यानी राज्यसभा के सदस्य वही होंगे जो विधायक होंगे या लोकसभा के होंगे या लोकसभा के होंगे। यानी हम लोग नहीं चुन करके इसमें जो भी विधायक होते हैं वो लोग और सांसद होते हैं वहीं इस चुनाव में भाग लेते हैं। उसके बाद और सारे कैंडिडेट्स के जो होते हैं अलग अलग चुनाव का माध्यम होता है, तो इसमें अप्रत्यक्ष माध्यम से चुनाव कराई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर चुनाव के तो तरीका हो गया। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग कुछ अनुच्छेद ऐसी है जो राज्यसभा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है और वह अनुच्छेद परीक्षा में बार बार यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछता है। जैसे अनुच्छेद 249 की बात करें, 249 की बात करें तो 249 जो है अनुच्छेद 249 जो है यह ये बताता है कि यदि कोई भी विषय राज्यसभा का विषय है और वह राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद इस पर कानून बना सकती है। लेकिन ऐसा बहुत कम ही दिखाई देता है। जैसे यहां देखते हैं, यदि कोई विषय राज्य, हाँ, अनुच्छेद 249 ही बताता है कि यदि कोई विषय राज्य सूची का हो तब उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं सूची क्या होता है। 7वीं अनुसूची में ये बताया गया है कि जो सूची होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन सा अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में कौन कौन से
राज्य सूची 2 नंबर संघ सूची 3 नंबर समवर्ती सूची। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों देखते हैं जो राज्य सूची है इस पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है और संघ सूची जो है इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और वहीं जो समवर्ती सूची है इस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाती है। अब आते हैं दोस्तों देखते हैं एक और अनुच्छेद एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, वो कौन सा अनुच्छेद है? तो 312 अनुच्छेद जो है बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि 312 अनुच्छेद क्या बताता है। अनुच्छेद 312 अनुच्छेद ये बताता है कि राज्यसभा एक नई अखिल भारतीय सेवाएं की गठन करती है जिसमें 3 तरीके के सर्विस दिए जाते हैं, एक IAS, दूसरा IPS, तीसरा IFS। तो ये क्या करती है? राज्यसभा क्या करती है? नई अखिल भारतीय सेवाएं की गठन करती है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं IAS, दूसरा होते हैं IPS, तीसरा होते हैं IFS। तो IAS का फुल फॉर्म होता है, IAS का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और IPS का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस और IFS का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। क्या होता है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब देखते हैं दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन कुछ फंसा दिए जाते हैं एग्जाम में। अब IFS का फुल फॉर्म दे देगा इंडियन फॉरेन सर्विस। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि IFS अखिल भारतीय सेवा की अंग है, तो इसका मतलब होगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, न कि इंडियन फॉरेन सर्विस। ये कभी भी नहीं हो सकता, ये गलत है। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा, भारतीय वन सेवा। अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग कि इनका गठन कब किया गया, राज्यसभा का गठन कब किया गया। थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से आता है। तो इसका गठन किया गया है 3 अप्रैल 1992 को। और इनका पहला बैठक कब किया गया? पहला बैठक 13 मई 1992 में। और बैठक तो हो गया। और राज्यसभा को हम लोग जानते हैं कि स्टेट ऑफ काउंसिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्टेट ऑफ काउंसिल के नाम से जाना जाता है। स्टेट्स ऑफ काउंसिल के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे हिंदी में बदलकर हिंदी में राज्यसभा कब किया गया? राज्यसभा कब किया गया? तो ये किया गया 23 अगस्त 1954 को। कब किया गया? 23 अगस्त 1954 को। तो यहाँ तक जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं इसको लिख दिया हूं। अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे
राज्यसभा के सदस्य हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं, वो भी राज्यसभा के सदस्य ग्रहण करके। तो हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए दो जगह से सदस्यता ग्रहण करना जरूरी होता है, एक लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक से देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्य कौन कौन है जो प्रधानमंत्री बने हैं। तो ट्रिक एक यूज करेंगे, इंद्र देव गुम हो गए, गुम हो गए। तो इंद्र से लिखेंगे इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। देव से लिखेंगे एच डी देव गौड़ा, एच डी देवगौड़ा। गु से लिखेंगे आई के गुजरवाल, गुजरवाल। और म से लिखेंगे मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। तो ये चार ऐसे भारत के व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य ग्रहण करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब देखते हैं कि राज्यसभा के तो ये हो गए। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर एक एक राज्यसभा की सीट है। तो पूर्वोत्तर राज्य में सबको ले लेंगे, सेवन सिस्टर में जितना राज्य आता है, सेवन सिस्टर। बट एक ध्यान रखना है कि सिक्किम सेवन सिस्टर नहीं आता है, वो भी सिक्किम जो होता है सेवन सिस्टर नहीं आता है, फिर भी वहां पर एक राज्यसभा का सीट है। तो कौन कौन हो जाएंगे, कौन कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा असम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम। सिक्किम बता दिए पहले कि नहीं आता है सेवन सीटर में, फिर भी वहां पर है सिक्किम। उसके बाद नागालैंड इत्यादि, यानी उधर के 8 राज्यों में गिना जाए तो 8 राज्यों में, गोवा के छोड़ करके 8 राज्यों में एक एक सीट, कितना सीट, एक एक सीट का वर्णन किया गया है। अब आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग राज्यसभा में अधिकतम सीट कहां है। राज्यसभा में यूपी में सबसे ज्यादा है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में कितना है, 31। वहीं एमएच महाराष्ट्र में कितना है, 19। वहीं बिहार की जब बात करें तो बिहार में कितना है, 16। वहीं वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो कितना है, 16। यानी सबसे अधिक सीट राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में है। अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि राज्यसभा के एक क्वेश्चन पूछता है राज्यसभा से वीवीआई, वो कौन सा ऐसा सदन है जिस सदन का सदस्य राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उस सभा का सभापति होता है या अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति वो होते हैं जो उस सभा का सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी उस सभा का क्या होते हैं, सभापति अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन एक पूछ देता है कि भारत का प्रथम, या ऐसे पूछेगा सॉरी, राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे, सभापति। तो राज्यसभा के सभापति की जब बात करेगा तो ध्यान रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति बनते हैं। तो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधेकृष्णन, अब आते हैं
राज्यसभा के उपसभापति के बारे में देख लेते हैं। राज्यसभा के उप सभापति, राज्यसभा के उप सभापति राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसी में से चुन लिया जाता है। तो ये प्रथम कौन थे? राज्यसभा के प्रथम, क्या लिखना है, प्रथम उपसभापति। तो प्रथम उपसभापति कौन थे? कृष्ण मूर्ति राव। कौन थे? कृष्ण मूर्ति राव, याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया। अब आते हैं, देखते हैं कि वर्तमान में अभी राज्यसभा के विपक्षी नेता कौन है। तो राज्यसभा के जब हम लोग विपक्षी नेता देखेंगे तो विपक्षी नेता बनने के लिए सबसे तो पहले हम लोग जानेंगे कि 1/10 सदस्य जब होते हैं तो वहीं राज्यसभा के विपक्षी नेता बनते हैं। जैसे राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट है, तो निर्वाचन तो ये नहीं है, लेकिन निर्वाचन कितने होते हैं? 245। कितने होते हैं? टोटल 245 होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 1/10 से, यानी 1/10 सदस्य जब कितना का रहेंगे? 245 का रहेंगे, तब जाकर के वह कितना का? 245 का रहेंगे, तब जाकर के वह राज्यसभा के विपक्षी नेता की भूमिका अदा कर सकते हैं। तो अभी विपक्षी नेता कौन है राज्यसभा के? विपक्षी नेता, तो विपक्षी नेता हैं गुलाब नबी आजाद। और सत्ताधारी की बात करते हैं, सत्ताधारी नेता कौन है? तो ये है थावर चंद गहलोत। थावर चंद्र गहलोत। गहलोत। अब आते हैं दोस्तों, वर्तमान में भी राज्यसभा के जो है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? वर्तमान में राज्यसभा सभापति ये है एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। क्योंकि जो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही सभापति होते हैं। और उनके बाद एक और दोस्तों देखते हैं उप सभापति, तो हम लोग देख लिए हैं। और वर्तमान में उप सभापति कौन है उनके बारे में देख लेते हैं। उप सभापति वर्तमान में, कब? वर्तमान में। तो वर्तमान में उप सभापति कौन है? हरिवंश नारायण। कौन है? हरिवंश नारायण। तो दोस्तों जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना राज्यसभा में, मैं आप लोग को डिस्कस किए, आप लोग के साथ डिस्कस किए। और इसका बहुत जल्द ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी जीके प्लान पर अपलोड कर दूंगा। तो यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को बेल दबा करके हमारे वीडियो को आप तक पहुंचने के लिए सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी को दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।